हमने बहुत सारे केसेस देखे जहां पब्लिक सेक्टर बैंक ने बुला बुला कर लोगों को कहा कि भैया आप ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लो। क्यों वो बैंक देना नहीं चाहता था? वो तो चाहता था, इसलिए चाहता था कि बैंक की बैलेंस शीट बढ़िया होनी थी, उनका जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसमें कुछ कमी आनी थी, उनकी बैलेंस शीट साइज बढ़ना था। लेकिन हुआ ये कि जो एमएसएमई जो प्रूडेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें जरूरत नहीं है, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे संदीप जी जहां पर इस कोविड के समय में समझता हूं कि उनके पास कुछ ऑर्डर्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए ये, तो इसके लिए शायद एमएसएमई सेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। और अभी जैसे साहब ये ना, मैं इसीलिए वो काला सूट गुलाबी अखबार का भी जिक्र किया था, वो हमेशा बम बम रहते हैं, कोई भी बजट को 8 नंबर से कम नहीं देते। लेकिन ये शेयर बाजार जो अभी बम बम था कुछ देर पहले तक 250 अंक की बढ़त दिख रही थी, लगभग 250 अंक की, अब वो बढ़त महज 65 अंक की रह गई है। नहीं देखिए संदीप जी, ये जो शेयर मार्केट है इसका एक अलग है। ये अच्छा। मुझे लगता है कि कई बार फंडामेंटल पे नहीं चलता, मैं तो हमेशा बोलता हूं ये सेंटिमेंट्स पे चलता है ज्यादा। तो सेंटिमेंट्स क्या बता रहे हैं? नहीं तो सेंटिमेंट्स अभी थोड़ा समय लगेगा शायद मार्केट को बजट को समझने में। शायद ये जब 200 बढ़े तब भी हम शायद ये नहीं कह सकते थे कि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये 65 पे रहा। अनंत सिंघानिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने उद्योगपति हैं, जेके एंटरप्राइजेस के सदर। अनंत सिंघानिया, कैसे रेट करेंगे बजट को? क्या बड़ी चीजें आपको दिखी इस बजट में? नमस्कार। मेरे हिसाब से ये बजट में हमारी एक्सपेक्टेशन थी करीबन 7 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले, तो इन्होंने 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले किया है। इसमें जो देखना पड़ेगा कि ये पैसा स्पेंड होना चाहिए, और ये पैसा स्पेंड होगा तो मेरे को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा होगा, एमएसएमई के लिए अच्छा होगा। एमएसएमई के लिए भी जो ELGS स्कीम है उसमें उन्होंने 50,000 करोड़ फर्दर एलोकेशन किया है। दूसरा चीज़ है जो एमएसएमई के लिए उन्होंने ये जो 4-5 अलग स्कीम्स है, उद्यम है, ई शक्त है, वो सबको ज्वाइन करके लिंक करके काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। आप 16 पॉलिसी के भी बारे में देखा जाए तो उन्होंने 16 को भी PLI में लाने से बहुत फ़ायदा होगा ग्रीन एनर्जी के तरफ आने की तरफ। हाँ, 19,000 करोड़ के करीब का प्रावधान किया है। लेकिन जिस संकट काल, संक्रमण काल में हम गुजर रहे हैं आनंद, इसमें देखिए दोनों तरह की मार पड़ रही है अर्थव्यवस्था पर। सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इनपुट कॉस्ट जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है, और डिमांड की भी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब जो ये दोहरी मार है, और हमारा वित्तीय घाटा 6.9% रहा पिछले साल का, तो उस दलदल से हम निकलते दिख रहे हैं। वो रास्ता दिखा रहा है क्या बजट? मेरे हिसाब से कैपिटल आउटले देखा जाए तो कैपिटल आउटले और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है फार्मर्स को 2,34,000 करोड़, उस ये दो जगह में बहुत बेनिफिट होगा। जो हम देखना चाह रहे थे कि कंजम्पशन में कुछ करेंगे, कि टैक्सेशन कुछ रैशनलाइज करेंगे, तो वो नहीं हुआ है। आम आदमी को, एमएसएमई को थोड़ा सा टैक्स कम करने से उससे कंजम्पशन बढ़ सकने का चांस था, वो नहीं हुआ है। तो उस चीज में हमें थोड़ा गौर देना पड़ेगा। वही सवाल है मेरा, डिमांड कैसे बढ़ेगी अनंत? अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा खर्चने के लिए, और बहुत सारी स्टडीज हैं कि भाई 97% लोग, 55% कहते हैं घट गई आमदनी, 42% कहते हैं जस की तस है। तो इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करोगे, 97% लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी घट गई है। तो अगर उसे राहत नहीं मिलेगी तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब नहीं मिला क्या इस बजट में? ये मैं आपसे सहमत हूँ, ये मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। आप देखा जाए तो शिपिंग इंडस्ट्री पिछले साल में $150 बिलियन की रिकॉर्ड प्रॉफिट की है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से बहुत इन्फ्लेशन पर है। पर मैं सोचता हूँ कि ये जो PM गति की स्कीम में यदि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की हर एक के जो अलग 20 और मिनिस्ट्री से डायलॉग करेंगे, उनसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होने की चांस है। इसमें जो टैक्सेस हैं, जो पोर्ट बेस्ड टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा है, उसमें रैशनलाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक कंजम्पशन है, तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए जो कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज का कैप रखा है,
जो 37% ज़्यादा था वो 15% करने से मेरे हिसाब से ये स्टॉक मार्केट के लिए और हाउसिंग सेक्टर के लिए जिधर ज़्यादातर कैपिटल गेन होता है, जो लोग 1 बेडरूम से 2 बेडरूम या 2 बेडरूम से 3 बेडरूम या जो भी लेन देन होती है, उसमें जो कैपिटल गेन पर सरचार्ज कम करने से मेरे हिसाब से वो फायदेमंद होगा मार्केट के लिए। आपने हाउसिंग सेक्टर का भी जिक्र कर दिया। बाजार 250 अंक की बढ़त के बाद अब 5 अंक नीचे हो गया है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो क्या बाजार थम्स डाउन देता दिख रहा है? ये अपने आप में सवाल है, लेकिन हाउसिंग की बात आ गई। प्रदीप, हम बहुत अभी तक एमएसएमई की बात की, 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी, रोजगार भी सृजित हो जाएंगे, लेकिन रोजगार देने में हाउसिंग सेक्टर का भी बहुत बड़ा पुट है। करेक्ट। आम आदमी को इनकम टैक्स में तो कोई राहत नहीं मिली। जो एग्जेम्पशंस होती हैं, घर खरीद लो, वो एग्जेम्पशंस का दायरा क्या बढ़ सकता था? या हाउसिंग सेक्टर, बिल्डर्स तो बिल्कुल मरे पड़े हैं आज की तारीख में, क्या उनको कुछ राहत मिली है इस बजट में? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही धराशायी था और कोविड ने तो एक सरप्लस उसके ऊपर कर दिया। बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है रियल एस्टेट सेक्टर पे। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं रुके हुए हैं। खैर, गवर्नमेंट ने स्वामी फंड एलोकेट किया था, लेकिन उसने भी 221 प्रोजेक्ट्स तो चालू किए, 17,000 करोड़ का फंड उसमें यूज हुआ। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कैश पॉजिटिव नहीं है। वो प्रोजेक्ट अभी भी अटके हुए हैं, वहाँ होम बायर्स अभी भी अटके हुए हैं। यहाँ जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर आएंगे, वो कहीं नदारा, इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया गया। रियल एस्टेट के अंदर रीट जो है कमर्शियल में, उसे रेजिडेंशियल में लाने की एक्सपेक्टेशन थी, उसकी बात कहीं नहीं की गई। लेकिन हाँ, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो 80 लाख मकान और बनाने की बात कही, उसके लिए 4800 करोड़ का फंड एलोकेट करने की बात कही, ये मुझे थोड़ा पॉजिटिव नजर आता है। इससे कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट में नए मकान आएंगे तो कुछ थोड़ा बेनिफिट होगा, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जरूर बेनिफिट होता नजर आ रहा है। फिर एक बात कही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, पिछले साल इसकी बात शुरुआत कर दी थी। सेकंड फेज की अगर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर जमीन पे वाकई में हकीकत बन के उतरता है, तो जो अप्रूवल्स है जिसके लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन के लिए, करीब 12 से 15 महीने तो अप्रूवल का वेट करना पड़ता है, तो वहाँ कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो एमआरपी नेचुरल्स की बातें बढ़ जाएगी। तो उसके लिए अगर टाइम बाउंड अप्रूवल किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में नजर आ रही है चीजें। फिर एक बात कही गई, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। अगर 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस पे थोड़ी और क्लैरिटी अभी आने की जरूरत है इसमें। अभी तो अगर हमारे सामने पूरा करेक्ट द डेविल लाइज इन द डिटेल। करेक्ट। तो 1 नेशन अगर 1 रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो चूंकि डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स का ऑलरेडी काफी दिनों से किया जा रहा था, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप में कहूंगा जिसमें कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर ये कुछ छोटी छोटी पीनट्स कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ हमने भी उसमें से ढूंढ के निकाला कि आखिर दिया गया। एसके विद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे हैं, और 2017 से पहले जो एक परंपरा थी, 92 साल पुरानी वो परंपरा थी कि रेलवे बजट अलग, पहले रेलवे बजट पेश होता था और उसके बाद आम बजट पेश होता था। अब वो सिलसिला, वो परंपरा 2017 से खत्म हो गई है। ज्यादा हमें रेल की गूंज सुनाई तो नहीं दी। विद साहब, आप कैसे देखते हैं रेलवे को लेकर इस बजट में? आपको खास बिंदु क्या दिखे? विद साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता नहीं है आवाज आ रही है। पंकज जी, फिर आम आदमी पर आते हैं। जी जी जी। तो अब आम आदमी क्या करे? अब आप देखो, आम आदमी तो बस यही ठगा सा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, जो वो कल से और उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि हमें कुछ मिलेगा, राहत की सांस मिलेगी उन्हें। लेकिन फिर भी अगर देखें तो अगर कुछ टैक्स रेट बढ़ाया नहीं है, तो हम यही उम्मीद लेके चलना पड़ेगा कि भाई जितना था आपके, उससे कुछ ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला इन्होंने इनडायरेक्टली, और जो है फिर उसी में आप अपने आप को सेटिस्फाइड समझिए।
और कुछ अल्टीमेटली कुछ चीजें जरूर सस्ती हुई हैं जो दिख रहा है कंज्यूमेबल, जैसे ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कुछ कम होंगे। अगर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में कुछ कमी आएंगी तो सिमिलरली इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को पहुंचेगा। कुछ खाने पीने की चीजें, जो हाउस होल्ड की कुछ चीजें हैं, दाल चावल गेहूं शक्कर, इसमें आप देखेंगे तो चीजों में कमी आएगी, रेट कम होगा, ये हम उम्मीद लगा के चल सकते हैं। जैसे अगर खाने की तेल की बात करें तो आप देखेंगे कि कहाँ 89 या 90 रुपए में 1 लीटर हमें मिलता था, 200 पहुंच गया, जो आज के रेट में 200 रुपए के आसपास कहीं पहुंच गया। वही सरसों का प्रोडक्ट, अगर सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के प्राइस में अगर कुछ कमी आती है, उसको एक्सप्लोरेशन में अगर कुछ कमी आए, कॉस्ट वहां कम पड़े, तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट जो हाउस होल्ड महिलाएं हैं, जो घर की औरतें हैं, उनको जरूर इसका कुछ फायदा आने टाइम में मुझे लग रहा है कि ऐसा दिखेगा। डॉक्टर एमजे खान चेयरमैन है आईसीएफए के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खान, कैसा रहा बजट आपकी निगाह में? कोई बहुत इनोवेशंस तो नहीं दिखाई पड़े हैं एग्रीकल्चर के लिए, और सिर्फ अनाउंसमेंट्स कुछ हैं जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं। इनफैक्ट उस पे काम ऑलरेडी शुरू हुआ था, जैसे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाना है, लेकिन स्टेटमेंट और रियलिटी में जो गैप है उसको भरने की तरफ कोई स्टेप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर जीएसटी है 5% और बायो पे है 12%। अगर नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बढ़ाना है तो कम से कम पैरिटी तो लाएं। आइडियल ये होना चाहिए था कि बायो एग्रीकल्चर या बायो इनपुट्स पे 0% होना चाहिए जीएसटी, है उससे डबल से भी ज्यादा। दूसरा कि केमिकल फर्टिलाइजर और सब्सिडाइज टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास रेंज कर रहा है, 80,000 से 1,20,000 करोड़ के बीच, और बायो इनपुट्स 0 सब्सिडाइजेशन। इसका मतलब, और यहाँ पर एक बात और कह दूं एमजे खान साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी वो बेचा तो जाता है ये कहकर कि किसानों को सब्सिडी मिल रही है, वो किसानों को नहीं मिलती खाद की सब्सिडी, वो दरअसल कंपनियों को मिल रही है। वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें कि जो लेसर एफिशिएंट है उनको ज्यादा सब्सिडाइजेशन होता है। इसका मतलब वी आर फंडिंग टू इनएफिशिएंसीज। यस, तो एक तरीके से, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अगर प्रमोट हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और सब्सिडाइज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये तो बहुत बड़ी डायकोटमी है। लेकिन इसमें जो ऑयल सीड का है, ये बात सही है, किसान आंदोलन के दौरान जब पूरे हर वक्त चैनल पे बैठने का जरूरत रहती थी, उस टाइम पर भी हम ये कहते थे कि इसका सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो डाइवर्सिफिकेशन में है, और खास करके जो ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्ट है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, इसमें अगर ऑयल सीड बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन टेकअप किया जाए तो डिपेंडेंसी घट जाएगी एफसीआई पे या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे, क्योंकि व्हीट एंड राइस रिड्यूस करना जरूरी है। और देश को जो एक तरीके से 60% के आसपास जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल सीड, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो नहीं तो किसानी जिस समस्या में है, साल भर से ज्यादा आंदोलन चला डॉक्टर खान, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी है एक किसान की, 74,171 रुपए का उसके ऊपर कर्ज है। इस बजट में उस स्थिति से किसान को निकालने का रास्ता दिखाया जा रहा है क्या, या दिखाया गया क्या आज बजट में? कोई बहुत इनोवेटिव आइडियाज नहीं दिखी हैं अब तक जो मैं देख पाया हूं बजट को, कि बहुत ट्रेडिशनल जो एक डिस्कशन में ऑलरेडी लंबे टाइम से चल रहा था, जिसपे ऑलरेडी एक्शन हो रहा था, जिससे ड्रोन्स की बात कही गई, तो ड्रोन्स तो ऑलरेडी पॉलिसी आ चुकी है पिछले महीने ही। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की ऑलरेडी बात चल ही रही है, लेकिन एक्शन जो होना चाहिए था बजट के थ्रू, तो स्टेटमेंट है नो मीनिंग। स्टेटमेंट तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर देते रहते हैं सुबह शाम तक। नहीं, ये कह देना एमएसपी पर हम खरीदी करेंगे और खरीदी करेंगे और सीधे बैंक खातों से जोड़ दिया जाएगा, किसानों के बैंक खातों से पेमेंट को, भुगतान को, ये सिस्टम तो पहले से है ना, इसमें नया क्या है? करेक्ट, उसमें होना ये चाहिए था कि किस तरीके से जो एमएसपी अनाउंस्ड है और जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइस है मार्केट में, उसके बीच में जो गैप एग्जिस्ट करता है, उसको एड्रेस करने के लिए क्या सरकार कर रही है, वो डेफिनेट मेजर होता। ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करें या लोकल पेमेंट ट्रांसफर करें, उसमें एफिशिएंसी का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक्चुअल क्वांटम ऑफ बेनिफिट में किसान के नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हल्ला ये भी मचा था डॉक्टर खान की जो किसान सम्मान निधि है वो 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8 या 9,000 रुपए भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
हम उसमें बहुत ज्यादा होपफुल इसलिए थे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं और जो इमीडिएट बेनिफिट सरकार को चीज दे सकती है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव ही दे सकती है। बाकी कोई पॉलिसी प्लान्स एंड प्रोग्राम जो अनाउंस होते हैं जमीन पे उतरने में उनको 6 महीने से लेके कई साल तक लग जाते हैं। तो हम भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इसको डबल कर दिया जाए 12,000, उससे एक मैसेज डिफरेंट चला जाएगा, लेकिन वो अभी तक तो नहीं हुआ है। कहीं सेपरेटली कर दिया जाता है बजट तो और बात है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से। तो किसानी के लिए कोई बड़ी राहत इस बजट में नहीं दिख रही है, और इसमें खास बात यह भी है, और ये मैं सुबह से ही कह रहा हूं कि गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। लेकिन यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन में आ गए हैं क्या हमारे बजट के निर्माता यानी कि निर्मला सीतारमन कि ये गुड पॉलिटिक्स भी नहीं हुई, गुड इकोनॉमिक्स भी नहीं हुई। जी जी जी, ये आप कह सकते हैं। गुड पॉलिटिक्स के लिए तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं इकोनॉमी को कंसर्न करता हूं तो मैं तो डेफिनेटली नहीं। गुड पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि कुछ रेवड़ियां बांटी जाए कहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब। गुड पॉलिटिक्स आप यहाँ कह सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में जैसे 6,000 रुपए हर किसान के बैंक में डायरेक्ट देने की बात कर रहे थे। अगर ये इमीडिएटली यहाँ पे पैसे कुछ इंक्रीज कर देते, जैसे हमने उम्मीद करा था कि 6,000 को 8,000 करेंगे या फिर उसको 10,000 करेंगे और एक इंस्टॉलमेंट में देंगे, क्योंकि डिजिटल पेमेंट को बार बार प्रमोशन की बात करते हैं ये, तो वहां पे अगर ये चीज करते तब कहते कि हाँ ये पॉलिटिक्स मतलब समहाउ जो बजट है वो पॉलिटिकल बजट है, इस तरीके से कुछ चीजें निकल के आ सकती थी। लेकिन जैसे इन्होंने अभी आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम वो लॉन्च कर दिया। क्रिप्टो करेंसी में चाहे आपका प्रॉफिट गेन कुछ भी हो उस पर 30% के आसपास टैक्स देना है, फिर उस पर 1% TDS का भी प्रोविजन वो उन्होंने नए तरीके से डाला है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये एक रूल और रेगुलेशन जो चाह रहे थे हम लोग की जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर क्या रेगुलेशंस आएंगी, तो कुछ नए टाइप के रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं, वो लेकर के आए हैं। तो अल्टीमेटली इससे तो गवर्नमेंट का खाता ही इंक्रीज होगा। प्रदीप देखिए संदीप जी, इस टाइम चाइना को लेके FIIs थोड़ा सा हिच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को वहाँ नहीं देख रहे हैं। तो इंडिया के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टाइम उन सबको अट्रैक्ट किया जाए, पर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे के ही किया जा सकता था। उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। और साथ में रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो एवरग्रांडे जैसा फेलियर वहाँ सामने आया है, तो रियल एस्टेट में भी वहाँ पे अब FIIs जाने में हिच कर रहे हैं, तो उसको भी बेनिफिट के तौर पे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सकता था इंडिया के अंदर, क्योंकि एक अच्छा बाजार इंडिया अभी उनकी नज़र में नजर आ भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुत ज्यादा सरकार के सामने कंपल्शन, हम 2 साल के कोरोना काल से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन अगर वो कंपल्शन थी तो वो आम आदमी की जरूरत भी थी, उसको दोनों तरफ से देखे ना, आम आदमी को भी जरूरत है। हाँ, तो वहां पर वो आम आदमी को भी नहीं मिला, और FIIs जो इन्वेस्टमेंट को अगर अट्रैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया नहीं दिखाई दिया है। क्या आप ये कह रहे हैं? जी जी। SK विज रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विज साहब, 2017 के बाद वो परंपरा खत्म हो गई कि रेलवे बजट पहले और उसके बाद आम बजट, और रेलवे को लेकर क्या बड़ी बातें दिखाई दी आपको इस बजट में? तो जो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस की 400 ट्रेन सेट के बारे में जो अनाउंसमेंट है वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इंडिजिनस, उसमें ऑपरेशंस की एफिशिएंसी भी है और इनकम का भी साधन एक अच्छा है। तो रेलवे में इस तरह की सुविधा वाली चीजें जो कि इंडिजिनस डेवलप्ड है, और स्पीड जो है 130 तक उसकी लिमिट की है, मेरे ख्याल में 140-150 तक भी कर सकते हैं, बट गतिमान एक्सप्रेस जैसे 160 भी चलती है। और जहां तक ये स्पीड जो 180-200 किलोमीटर की बात की जाती है, मेरे ख्याल में वो एग्जिस्टिंग सिस्टम पर उचित नहीं है। नहीं, वो बुलेट ट्रेन का पता ही नहीं, बुलेट ट्रेन कब भागेगी, वो भी कहीं बीच में थोड़ा घर में लटकी हुई है। नहीं देखिए, उसमें कुछ तो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र में। हाँ। तो काम तो कुछ चल रहा है गुजरात में, बट ये जरूर है कि आफ्टर उसका जो पर्पल है वो पर्पल तो पूरा साल कभी होगा। पर देखिए, हाई स्पीड जो रेलवे है वो हमें एक बताने के लिए कि हमने भी हाई स्पीड चला लिया, वो एक अच्छी बात है।
पर मैं कहूँगा उसके बारे में एक निर्णय रिव्यू होना चाहिए, उसको भी ब्रॉड गेज पर बनाना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड गेज जो यूरोपियन गेज है उस पर नहीं बनाना चाहिए। और हमारे जो देश में ये प्रथा स्टैंडर्ड गेज की चल रही है काफी सालों से दिल्ली मेट्रो के वजह से, वो भी बंद होनी चाहिए। ये रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो चल रहे हैं स्टैंडर्ड गेज में, उसको भी ब्रॉड गेज पर ही करना चाहिए। ठीक है विद साहब, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़ गए हैं पंजाब के नवा शहर से। इनके साथ किसान भी हैं, किसान बेसब्री से। ऋषिकेश कुमार आगरा में किसानों से बात करते हुए, मेरे साथ विनीत अग्रवाल एसोचैम से वो जुड़ गए हैं। अनंत सिंघानिया लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, आपको जाना भी है। एक आखिरी सवाल, अभी हमने खबर भी फ्लैश की है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है कि ये दूरगामी बजट है, ये आगे लंबे अंतराल के लिए, लंबे समय की दृष्टि रखने वाला एक बजट है। आप इसको किस तरह से देखेंगे? दरअसल 2 साल से हम कोरोना काल भी झेल रहे थे, तो आम आदमी कुछ राहत की उम्मीद भी कर रहा था, या हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही हमें देखना होगा, वो जरूरी हो जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म बजट इस हिसाब से, क्योंकि एक आध जगह आप देखा जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक भी है और लॉन्ग टर्म का है। आप देखिए, ईवी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है हर एक कंट्री को। हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम बैटरी स्वैपिंग की स्टैंडर्ड्स ला रहे हैं, ताकि जो भी अभी फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ज़्यादातर वो बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, इसकी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, बैटरी स्वैपिंग जो स्टैंडर्ड्स है, इससे क्या होगा, हर एक आदमी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाएगा, कोई छोटा बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, बाद में जाके आप स्टैंडर्डाइज करें। तो इन्होंने शुरू से किया। एक दूसरा चीज़, इन्होंने स्टार्टअप जो ड्रोन्स के लिए है, ड्रोन्स भी एक मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग के लिए, डिलीवरी के लिए, टेलीमेडिसिन हो या कोई भी चीज़ के, इसके लिए स्टार्टअप्स में ये फंडिंग कर रहे हैं। तीसरा जो फ्यूचरिस्टिक है कि हम इंडिया से अपनी खुद वर्चुअल डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। हमने रुपे लाया, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सिस्टम में, जो वर्ल्ड वाइड वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स कंट्रोल करते थे, अभी रुपे बहुत बड़ा एक प्लेयर हो गया है इंडियन मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से अगले 25 साल तो बहुत दूर की बात है, पर अगले कई सालों में ये 2-4 इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक तो होना चाहिए आनंद में, लेकिन क्या हम प्रेजेंट को थोड़ा सा भूल गए क्या? देखिए, महंगाई एक समस्या है, आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी एक समस्या है, घटती आमदनी एक समस्या है। प्रेजेंट को भी एड्रेस करना चाहिए था क्या, या किया गया है क्या? मेरे हिसाब से जरूर कंजम्पशन में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए था, जहां पर हमने अभी फिलहाल तो बजट में जो मुख्य ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा उसमें मुझे नहीं दिखा, खाली कैपेक्स में दिखा, और आप एग्रीकल्चर का सपोर्ट प्राइस में दिखा, आप